हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप बहुत 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 अच्छे होंगे। आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपका दिन भी बहुत ही अच्छा गया होगा। तो मैं श्रवण कुमार आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज राठौर एजुकेशन पर, जहां पर हम राठौर सर बाकी हमारे सारी टीम जो है मिलकर आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आते हैं, ताकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्या हो सके, हेल्पफुल हो सके। तो आपको पता होगा कि हमारा जो क्लास चल रहा था वो ज्योग्राफी का क्लास चल रहा था, और ज्योग्राफी के क्लास को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। और इसमें हम लोगों ने भारत के नदी सिस्टम के बारे में बात की, नदियों के प्रणाली, नदी प्रणाली के बारे में बात किया। उसके साथ साथ पठारी क्षेत्रों के बारे में बात किया, मैदानी क्षेत्रों के बारे में बात किया। हर एक क्षेत्र के बारे में हमने बात किया है। तो उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, आज का जो क्लास होगा उन सारे बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। और आप सभी को गुड इवनिंग है। जल्दी से आप लोग सभी कोई क्लास में जुड़ जाइए और क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम किसी का मैसेज नहीं देखने वाले हैं। आप लोग बस इसका आंसर देखिएगा, और आंसर जैसे देखिएगा, आंसर देखते ही आप क्या कीजिएगा, आंसर को कमेंट में लिख देना है। आंसर को आपको क्या करना है, कमेंट में लिख देना है। उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होगी, आप लोग सभी कोई आउट ऑफ कितना सही हुआ आपका, आप उसमें कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारा, कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, या भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो अगर हम बात करें, क्या कन्याकुमारी होगा? नहीं। क्या इंदिरा पॉइंट होगा? क्या रामेश्वरम होगा? क्या लक्षद्वीप होगा? तो आपको पता है कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है, वो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है दक्षिणी बिंदु? इंदिरा पॉइंट है। आपको पता है ये चीजें। और वहीं इसके व्याख्या के बारे में बात करें हम, तो इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह का एक ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और अगर हम बात करें, एक इंदिरा कॉल होगा और एक इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा कॉल की बात करें तो वो उत्तरी बिंदु हो जाता है, और इंदिरा पॉइंट जो है वो आपका दक्षिणी बिंदु हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो आपके सामने आ गया, अभी अभी हमने आपको बताया कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, वो इंदिरा कॉल है। कौन सा है? इंदिरा कॉल आपका उत्तरी बिंदु है। तो हमने आपको ये चीजें बता दी अभी कि इंदिरा कॉल सियाचिन ग्लेशियर में स्थित भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो पाकिस्तान से क्या है, सटा हुआ है, या पाकिस्तान से वो बॉर्डर शेयर करता है। तो ये चीजें भी हमने आपको बता दी है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? आप बताइए अब कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अभी देखिए, झील के ऊपर हमने क्लास नहीं लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, झील के ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, क्लास लेंगे। और ये गारंटी है कि इससे जो झील बताया जाएगा, चाहे हम लोकटक झील की बात करें, या फिर वुलर झील की बात करें, या फिर किसी भी झील की बात करते हैं, उन सारे झील से रिलेटेड क्वेश्चंस आना है।
तो चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? क्या चिल्का होगा, क्या वुलर झील होगा, या पुलिकट झील होगा, या सांभर झील होगा? तो हम अभी झील के बारे में बता रहे थे कि झील के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, बहुत ही जल्द होगा, चाहे कल या परसों तक में झील के ऊपर वो क्लास देखने को मिल जाएगा हम लोगों को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, झील के ऊपर जो भारत के अंदर पाए जाने वाले झील है या विश्व के अंदर जो पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के झील है, चाहे वो खारे पानी की झील हो जाए, चाहे वो मीठे पानी की झील हो जाए, इन सारे झीलों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फिलहाल आप आंसर बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। तो भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी झील है? वुलर झील है। अगर हम बात करें वुलर झील की, यह कहां है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं अगर हम बात करें स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और जबकि चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मतलब क्या, दो चीज हो गया कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा? मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा? सबसे बड़ा झील जो है मीठे पानी का सबसे बड़ा झील जो है वो कौन सा है? मीठे पानी का जो सबसे बड़ा झील है वो आपका कौन सा होगा? वुलर झील हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वुलर झील होगा। कौन सा होगा? वुलर झील होगा। और वहीं अगर हम बात करें खारे पानी का, किसका बात करेंगे? खारे पानी का सबसे बड़ा झील, खारे पानी का सबसे बड़ा झील की बात करें तो वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा आपका खारे पानी का झील सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? चिल्का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वहीं अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, तो जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर है। क्या है? श्रीनगर है। और श्रीनगर में पाए जाने वाले बहुत ही फेमस झील जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डल झील कहते हैं। इसका भी पानी जो है वो कैसा होगा? मीठा होगा। कैसा होगा? मीठा होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो भारत का कौन सा पठार सबसे पुराना माना जाता है? भारत का सबसे पुराना पठार कौन सा माना जाता है? क्या मालवा का पठार होगा, छोटा नागपुर पठार होगा, दक्कन का पठार होगा, या कर्नाटक का पठार होगा? आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्योंकि जब हम लोग पठार पढ़ा रहे थे तो उस समय हम लोगों ने बात करी थी कि भारत का सबसे पुराना पठार कौन सा है। क्या मालवा का होगा, छोटा नागपुर का होगा, दक्कन का पठार होगा, या फिर कर्नाटक का पठार होगा? जल्दी से आप बताइएगा, जल्दी से बताइए कि सबसे पुराना पठार कौन सा होगा। जल्दी से बताया जाए, चलिए जल्दी से, चलिए ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? दक्कन का पठार होगा। कौन सा होगा? दक्कन का पठार होगा। वहीं अगर हम दक्कन के पठार की बात करें तो हमने आपको बताया था कि भारत के मैप को दिखाकर कि इस इलाके में जो पाई जाने वाली पठारें हैं वो कौन सी पठारें कहलाती है? दक्कन का पठार कहलाता है। कौन सा पठार कहलाता है? दक्कन का पठार कहलाता है। वहीं अगर हम बात करें, दक्कन का पठार भारत का सबसे पुराना भूभाग है और यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। कहां का हिस्सा रहा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। अब आप बोलिएगा कि ये गोंडवाना लैंड क्या है, तो हम आपको बताते हैं कि जब हम पूरे अर्थ की बात कर रहे थे, जब हिमालय के फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तो आपको हम बताए थे कि हमारा अर्थ उस समय जो है दो भाग में बटा हुआ था। कितने भाग में बटा हुआ था? दो भाग में बटा हुआ था। एक तो क्या था आपका? अंगारा लैंड था। कौन था? अंगारा लैंड था। ठीक है, और वहीं बात करेंगे, अंगारा लैंड था। और वहीं अगर हम बात करें कौन था? एक गोंडवाना था। क्या था? गोंडवाना था आपका। ठीक है, गोंडवाना लैंड था। तो अंगारा और गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड के अंदर ही जो अफ्रीकी महाद्वीप है, अफ्रीकी महाद्वीप से जुड़ा हुआ एक देश था, या फिर एक तरह से एक क्षेत्र बोल सकते हैं, जिसको हम लोग मेडागास्कर कहते हैं। मेडागास्कर क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ था हमारे भारत का प्रायद्वीपीय पठार, या फिर प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है भारत का, उसी से जुड़ा हुआ था। और वो आगे चलकर जब मेडागास्कर से टूट के अलग हो गया, मेडागास्कर से टूट के अलग हो गया, तो वो बहते हुए हमारे यूरेशियन प्लेट के साथ आके टकरा जाती है। किसके साथ? यूरेशियन प्लेट के साथ आकर एशियन टेक्टोनिक प्लेट, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के साथ आकर हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंटल प्लेट आके टकरा जाती है। तो जब इंडियन सबकॉन्टिनेंटल प्लेट आ रही थी कहां से? मेडागास्कर से टूटकर, तो वो मेडागास्कर से साथ में ही कौन सा चल रहा था? आपका दक्कन का पठार देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी कौन सी है, या फिर भारत की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली जो नदी है, क्या गंगा होगा, ब्रह्मपुत्र होगा, यमुना होगा, या गोदावरी होगा?
तो भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी वो कौन सा होगा? गंगा हो जाएगा। कौन सा होगा? गंगा होगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि यह कृषि और पेयजल आपूर्ति का क्या है? मुख्य स्रोत देखने को मिलता है। अगर हम गंगा जल के बारे में बात करें तो गंगा जल के बारे में यह बताया जाता है कि किसी रिसर्चर्स के द्वारा ये चीज रिसर्च किया गया, गंगा जल के पानी को लेकर उसके इंप्योरिटीज को चेक किया गया, तो पता चला कि गंगा जल के अंदर या गंगा के पानी में जो है इंप्योरिटीज नहीं देखने को मिलता है। कहां पर के पानी को? हरिद्वार के पानी को, हरिद्वार में जो गंगा बहती है, हर की पौड़ी से पानी लिया गया और वहां से उसको रिसर्च के लिए भेजा गया, और जब रिसर्च किया गया तो फैक्ट ये निकल के आया कि उस नदी के अंदर कोई भी इंप्योरिटीज नहीं है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि गंगा हमारा पीने लायक भी पानी देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं, नर्मदा नदी कहां गिरती है? अब देखिए, कल का ही क्लास है जहां पर हमने आपको बताया था दो नदियों के बारे में। एक ईस्ट फॉलोइंग रिवर होगा, क्या होगा? ईस्ट फॉलोइंग रिवर होगा, और दूसरा जो होगा वेस्ट फॉलोइंग रिवर होगा। दूसरा क्या होगा? वेस्ट फॉलोइंग रिवर होगा। अब देखिए, ईस्ट फॉलोइंग रिवर और वेस्ट फॉलोइंग रिवर क्या है? अगर हम ईस्ट फॉलोइंग रिवर और वेस्ट फॉलोइंग रिवर की बात करें, ऐसी नदियां जो पश्चिम की तरफ जाके गिरती है, ऐसी नदियां जो कहां गिरती हैं? पश्चिम की तरफ आके गिरती है, उसे वेस्ट फॉलोइंग रिवर कहेंगे। और ऐसी नदियां जो ईस्ट की तरफ जाके गिरती हैं, ईस्ट की तरफ जाके गिरती है, उसे हम लोग ईस्ट फॉलोइंग रिवर कहेंगे। इनफैक्ट इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, और भारत में इस तरफ जो नदियां गिरती हैं, इस तरफ जो नदियां गिरेंगी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग वेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? वेस्ट फॉलोइंग रिवर कहेंगे। क्या कहेंगे? वेस्ट फॉलोइंग रिवर कहेंगे। और वहीं अगर हम बात करें कि इस तरफ जो नदियां आके गिरती हैं, इस तरफ जो नदियां आके गिरती हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ईस्ट फॉलोइंग रिवर कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ईस्ट फॉलोइंग रिवर कहते हैं। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो नर्मदा, ताप्ती और साबरमती ऐसी नदियां हैं जो कि आपका कहां जाके गिरती हैं? वेस्ट, या फिर वेस्ट में जाके गिरती है। वेस्ट फॉलोइंग रिवर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अरेबियन सी कहते हैं, मतलब अरेबियन सी में जाके ये मिल जाती है। बाकी बात, चाहे गोदावरी कृष्णा की बात करें या फिर हम गंगा यमुना की बात करें, जितनी भी नदियां हैं वो सारा का सारा कहां जाके गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी कहां गिरेगा? आपका अरब सागर के अंदर गिरेगा। कहां गिरने वाला है? अरब सागर के अंदर गिरने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बात करते हैं, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। ये तो व्याख्या हो गया। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो हमने बहुत बार आपको बताया है कि गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण की गंगा के भी नाम से जानते हैं। तो गोदावरी किस नाम से जाना जाएगा? दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाएगा। तो गोदावरी को हम लोग किस नाम से कहते हैं? दक्षिण की गंगा के नाम से कहते हैं, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियों में से जो सबसे लंबी नदी है वो कौन है? आपका गोदावरी है। प्रायद्वीपीय नदियों में से जो सबसे लंबी नदी है वो कौन है? आपका गोदावरी देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे बात करें, भारत में मानसून किस दिशा से आती है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में मानसून जो है वो किस दिशा से आती है? क्या उत्तर से दक्षिण आएगी, दक्षिण से पश्चिम जाएगी, या पश्चिम से उत्तर पूर्व, या फिर पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम? चलिए जल्दी से बताया जाए, चलिए जल्दी से बताइए आप लोग आंसर। सबका हम कमेंट देख रहे हैं ना, किसी का आंसर नहीं लेंगे हम, बाद में आप लोग काउंट कीजिएगा, पहले बताइए। कमेंट देख रहे हैं, जल्दी से आंसर बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि भारत में जो मानसून है वो दक्षिण से पश्चिम और उत्तर से पूर्व की ओर, दक्षिण से पश्चिम और उत्तर से पूर्व की ओर एंटर करते हुए दिखाई देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। भारत में जो मानसून है वो दक्षिण से पश्चिम मानसून प्रमुख रूप से जून और सितंबर के बीच वर्षा लाता है। आपको पता है कि अगर हम बात करें तो ये भारत रह गया, और सबसे पहले इस दिशा से, किस दिशा से? दक्षिण से पश्चिम की तरफ, दक्षिण से पश्चिम की तरफ मानसून जो है वो हिट करती है,
और ये जून से सितंबर महीने के बीच चलता है और इसी मानसून की वजह से भारत में बहुत ही ज्यादा वर्षा आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहां है? तो ये आप सभी को पता है कौन सा होगा, मेघालय के अंदर मानसीराम होगा। मेघालय के अंदर मानसीराम होगा। अगर हम माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू जो है ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला है। माउंट आबू जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला है। वहीं अगर हम चेरापूंजी की बात करें तो चेरापूंजी भी एक श्रृंखला ही है, या फिर चेरापूंजी एक शिखर है। वो शिखर कहां पे आपको मेघालय के अंदर देखने को मिलता है। और आपको हमने ये भी बताया था कि मेघालय के अंदर गारो खासी जयंतिया के अलावा एक और पर्वत श्रृंखला या पर्वत शिखर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चेरापूंजी कहते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। मेघालय में स्थित मानसीराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान देखने को मिल जाता है। कहता है थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो क्या राजस्थान होगा, गुजरात होगा, मध्य प्रदेश होगा या हरियाणा होगा? जल्दी से आप बताया जाए। हम कमेंट को चेक करें, जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए जल्दी से बताया जाए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। वहीं बात करें थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। इसे गर्म मरुस्थल भी कहा जाता है। इसे गर्म मरुस्थल भी कहा जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि गोबी डेजर्ट, कौन सा? गोबी डेजर्ट या फिर गोबी मरुस्थल जो है, गोबी मरुस्थल जो है ये कहां पाया जाता है? आप कमेंट में बताइए। गोबी मरुस्थल कहां पाया जाता है? आपने कमेंट में बताना है। जल्दी से बताइए कि गोबी मरुस्थल कहां पाया जाता है, गोबी मरुस्थल कहां पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में अगर हम सर्वाधिक चावल उत्पादन की बात करें, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन की बात करेंगे हम, तो आपको कौन सा देखने को मिलेगा? पश्चिम बंगाल देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला। तो पश्चिम बंगाल भारत में सर्वाधिक या सबसे अधिक चावल उत्पादन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन थे? अब देखिए, जनक से बात याद आ गया हमें कि जब हमने भारत के प्रादेशिक विभाजन के बारे में बताया, आपने प्रादेशिक विभाजन के बारे में आपको बताया था, भारत के प्रादेशिक विभाजन के बारे में बताया, प्रादेशिक विभाजन के बारे में बताया था। तो प्रादेशिक विभाजन किसने किया था? आप हमें ये बताइएगा। भारत का प्रादेशिक विभाजन किसने किया, ये बताइए। भारत का प्रादेशिक विभाजन जो है यह किसने किया था, आप ये बताइए। तो प्रादेशिक विभाजन जो है वो कौन करते हैं? सर सिडनी करते हैं। कौन करते हैं? सर सिडनी करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? सर सिडनी करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर हम बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो ये कौन हो जाएंगे? एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए कौन हो जाएंगे? एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है एमएस स्वामीनाथन थे, जिन्होंने उन्नत किस्म के बीजों को क्या दिया? बढ़ावा दिया। आगे बात करते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा था या कौन सा है? सॉरी, था नहीं, कौन सा है? तो सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन जो आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? क्या झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए कौन सा? तो ये कौन सा हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। झारखंड के रानीगंज में। कौन सा? झारखंड के रानीगंज, झरझरिया, बोकारो, इन सब जगह में देखने को मिलता है। झारखंड में मुख्य रूप से, झारखंड शायद रानीगंज आपका कहाँ है? बंगाल में या झारखंड में? एक बार आप लोग बताइएगा, रानीगंज बंगाल में या झारखंड में? मेरे भी दिमाग से थोड़ा सा उतर रहा है, तो जल्दी से बताइए आप। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कहां? झरझरिया और बोकारो। ठीक है, आगे बात करें तो भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क कहां पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क जो है ये छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है। लेकिन छोटा नागपुर पठार में पाया तो जाता है, लेकिन किस क्षेत्र में? क्या झारखंड होगा, उड़ीसा होगा, कर्नाटक होगा या छत्तीसगढ़ होगा? जल्दी से आपको बताना है। तो भारत में जो सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाया जाता है वो आपका पाया जाता है उड़ीसा में। कहां पे? उड़ीसा में पाया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उड़ीसा में भारत
का लगभग लगभग 50% लो अयस्क पाया जाता है। मतलब भारत में जितना भी लो अयस्क का भंडार देखने को मिलता है उसका 50% आपको कहां देखने को मिल जाएगा, उड़ीसा के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है, आप ये बताइए कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। क्या 75 16.6 किलोमीटर है, या 15 200 किलोमीटर है, या 6100 किलोमीटर है, या 75 16 किलोमीटर है। जल्दी से आप बताइए, जल्दी से आप बताइए कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। जबकि इसकी तटीय सीमा की बात करें तो तटीय सीमा आपका कितना हो जाता है, 75 16.6 किलोमीटर देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। तो क्या उत्तर प्रदेश होगा, या मध्य प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, बिहार होगा। देखिए सबको काउंट कर लेते हैं। बिहार के पड़ोसी राज्यों की बात करेंगे, बिहार के पड़ोसी राज्यों की बात करेंगे तो यूपी होगा, एक साइड से तो नेपाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेपाल होगा, दूसरे साइड से झारखंड हो जाएगा, क्या होगा, झारखंड होगा, तीसरे साइड से क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबी हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो टोटल 4 हो गया, 3 राज्य हो गया, एक इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया, 3 राज्य एक इंटरनेशनल बॉर्डर। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वो गोवा से मिलता है, कर्नाटक से मिलता है, गुजरात से मिलता है, ठीक है, और साथ साथ में एमपी से भी मिलता है। किससे मिलता है, एमपी से भी मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की भी जो सीमा है वो बिहार के साथ लगती है। किसके साथ लगेगी, बिहार के साथ लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की सीमा एमपी के साथ लगेगा, एमपी के साथ साथ उत्तराखंड से लगेगा, यूके से लगेगा। इसके बाद अगर हम बात करें और किससे लगता है, क्या उड़ीसा से लगेगा, क्या उड़ीसा से लगेगा, क्या जल्दी से बताइए। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो आपका क्या होगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा, उत्तर प्रदेश। वैसे इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ये 9 राज्यों से जुड़ती है। किससे जुड़ती है, कितने राज्यों से, 9 राज्यों से जुड़ती है, जो भारत का सबसे अधिक राज्यों से जुड़ने वाली सीमाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो हमने आपको बताया था कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा बांध है, जल्दी से बताइए। भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो टिहरी बांध है। कौन सा, टिहरी बांध है। और टिहरी, टिहरी आपको कहां देखने को मिलता है, यूके में देखने को मिलेगा। यूनाइटेड किंगडम नहीं भैया, यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके आपका कहां, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, देवभूमि में देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम हीराकुंड डैम की बात करें तो हीराकुंड डैम आपको कहां देखने को मिलेगा, ओडिशा के अंदर। कहां पे, ओडिशा में आपको हीराकुंड डैम देखने को मिलेगा, जो भारत की सबसे लंबी डैम है और इसकी लंबाई लगभग 25.6 किलोमीटर है, 25.6 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित और यह भारत की सबसे ऊंची, एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। गंगा नदी में कौन सी प्रमुख सहायक नदी पश्चिम से है, पश्चिम से मिलती है, जल्दी से बताइए कौन, कोसी, गंडक, सोन, यमुना। जल्दी से बताया जाए, आप लोगों का आंसर हम चेक करें जल्दी से। अभी तक किन्हीं का आंसर नहीं आया है, चलिए जल्दी से बताया जाए। अभी तक किन्हीं का आंसर नहीं आया है। चलिए बोलिए जल्दी से। चलिए ठीक है, तो कौन सा होगा, क्या गंगा नदी में कौन सी प्रमुख सहायक नदी पश्चिम में मिलती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा, इसका आंसर होगा सोन नदी। कौन सा, सोन नदी पश्चिम की ओर से मिलती है। ठीक है, सोन नदी की बात करें तो ये कहां से निकलेगी, अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वहीं अगर हम बात करें भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन होगी, गंगा होगी, ब्रह्मपुत्रा होगी, गोदावरी होगी, या कृष्णा होगी, जल्दी से बताइए।
अगर हम बात करें गंगा की, तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो गौमुख वह कहते हैं उसको। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर से निकलती है। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी नदियां निकलती हैं। आप बताइएगा कि दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, जल्दी से बताइएगा। तो दूसरी सबसे लंबी नदी जो है भारत की, वो कौन है? गोदावरी है। या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी ये है। कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? आपका गोदावरी है। लेकिन पूरे भारत की सबसे लंबी दूसरी लंबी नदी पूछा जाए तब गोदावरी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। गोदावरी नदी की जो लंबाई है 64-65 किलोमीटर है, 14-65 किलोमीटर है, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो भारत के अंदर जो सबसे ठंडा स्थान है, क्या द्रास होगा, श्रीनगर, लेह, शिमला की बात करते हैं। अगर हम हैबिटेबल प्लेस की बात करें, किसकी बात करते हैं? हैबिटेबल प्लेस की बात करते हैं, तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो हैबिटेबल ठंडे में आता था, पहले कुछ समय पहले जो सबसे ठंडे इलाके में आता था, जहां पे इंसान रहते थे, वो भारत के अंदर कौन सा इलाका हुआ करता था? द्रास हुआ करता था। तो अभी भी भारत में सबसे ठंडा इलाका जो है वो कौन सा है? आपका द्रास है। कौन सा है? द्रास है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द्रास, लद्दाख को भारत का गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है, और यह देश का सबसे ठंडा स्थान है। यहां तापमान -40 डिग्री तक गिर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, फलौड़ी या फिर नागौर? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो कौन सा होगा? फालौरी होगा। कौन सा होगा? फालौड़ी होगा। फालौड़ी राजस्थान में स्थित है, और अब तक का सबसे अधिक तापमान वाला इलाका यही देखने को मिला है। सबसे ज्यादा तापमान अभी यहीं पे दर्ज किया गया है, 51 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र क्या मध्य प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा, या फिर उड़ीसा होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, वो कहां देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र देखने को मिलता है, और इसके वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 77,493 वर्ग किलोमीटर देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत की सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे घनी आबादी डेंसिटी के मामले में पूछा जाए, पर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा होता है? तो वो कौन होगा? आपका और कोई नहीं, अपना प्यारा बिहार होगा। कौन सा होगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। बिहार तो ये हो ही गया, और यहाँ पे प्रति व्यक्ति जो है प्रति व्यक्ति जो वर्ग किलोमीटर वो 1100 देखने को मिल जाता है। ठीक है, 1100 या 1100, सीधा सीधा बात करते हैं। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक क्या महाराष्ट्र होगा, उत्तर प्रदेश होगा, कर्नाटक होगा, या तमिलनाडु होगा? जल्दी से बताया जाए। तो भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जो होगा कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन शुगर का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, शुगर का सबसे ज्यादा उत्पादन वो महाराष्ट्र होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब भारत में सबसे ज्यादा दूध कहां पे उत्पादन किया जाता है? तो भारत में जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किया जाएगा वो और कोई नहीं, ये भी आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूध उत्पादन सबसे ज्यादा कहां? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारत का सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो अब ये भंडार से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाएगा? क्या कर्नाटक होगा, क्या तमिलनाडु, राजस्थान, या मध्य प्रदेश होगा? जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो अगर हम बात करें भारत में सबसे सर्वाधिक सोने का भंडार कहां देखने को मिलता है? कर्नाटक के अंदर देखने को मिलता है। कर्नाटक के अंदर एक कोलार गोल्ड माइन हुआ करता था, जिसके ऊपर एक मूवी बनी केजीएफ। तो खैर वो एग्जैक्ट स्टोरी सही है या नहीं है नहीं पता, लेकिन हाँ कोलार गोल्ड माइन हुआ करता था, जो कि आपको मालूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। कहां पे? कर्नाटक में। कहां पे? कर्नाटक में मालूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कोलार गोल्ड माइन। कौन सा? कोलार गोल्ड माइन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कर्नाटक का कोलार और हम्पी क्षेत्र में सर्वाधिक सोना पाया जाता है। ये हमने आपको बताया ही था। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिएगा। हेलो, कर रहे हैं, क्लास कर लिया। ठीक है, कर रिकॉर्डिंग हम हो रहा है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन पर। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है, ये हमने आपको बताया ही। ठीक है, आगे बात करते हैं। झारखंड भारत का सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करता है, जैसे झररिया हो गया, बोकारो हो जाएगा, ये हो जाएगा। भारत की सबसे पहली तेल रिफाइनरी कहां स्थापित की गई थी? तो सबसे पहली तेल रिफाइनरी असम में स्थापित की गई थी, असम डिगबोई। कौन सा? असम डिगबोई जो है पहला तेल रिफाइनरी था। ठीक है, जहां पे कब 1901 में इसे स्थापित किया गया था, डिगबोई को। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? क्या लद्दाख का पठार होगा, दक्कन पठार होगा, छोटा नागपुर पठार होगा, या मालवा का पठार होगा? जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। तो अगर हम सबसे ऊंचे पठारों की बात करेंगे तो सबसे ऊंचे पठार जो है कौन सा आता है? लद्दाख का पठार आता है। कौन सा पठार आएगा? लद्दाख का पठार आएगा। और आपको पता होगा कि लद्दाख के अंदर भी डेजर्ट पाया जाता है, लेकिन इस डेजर्ट को हम लोग कोल्ड डेजर्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोल्ड डेजर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लद्दाख पठार का भारत का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी औसतन ऊंचाई लगभग 3000 से 5000 मीटर देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करें। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट क्या नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलेगा, अन्नामलाई पहाड़ियों पर मिलेगा, सतपुड़ा रेंज में मिलेगा, या महादेव पहाड़ियों में मिलेगा? जल्दी से बताइएगा आप, जल्दी से आप बताइएगा कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट किस स्थान पर मिलता है। तो अगर हम बात करें पश्चिम घाट और पूर्वी घाट की, तो आपको मिलेगा कहां पे? नीलगिरी पहाड़ियों में देखने को मिलता है। तो नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, जहां पश्चिम और पूर्व घाटी, जहां पश्चिम और पूर्वी घाटी पूर्वी घाट मिलते हैं। कौन मिलते हैं? पूर्वी घाट मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 31वें नंबर क्वेश्चन पर। तो 31वां नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा चोटी है, आपको पता होगा कि भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है। और कंचनजंगा कहां पाई जाती है? असम के अंदर पाई जाती है। और आपको यह भी पता होगा कि कंचनजंगा जो है ये पूर्वांचल हिमालय का पार्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहीं से दो भाग डिवाइड हो जाता है। एक पूर्वांचल हिमालय हो जाता है और एक पश्चिमी हिमालय हो जाता है। एक पूर्वांचल हिमालय और एक पश्चिमी हिमालय हो जाता है। पूर्वांचल हिमालय जो है वो आपको सेवन सिस्टर्स में फैला हुआ दिखाई देता है। वहीं अगर हम इधर की बात करते हैं पूर्वी हिमालय की, तो पूर्वी हिमालय जो है वो आपको किधर देखने को मिलता है? भारत के उत्तरी दिशा में देखने को मिलता है, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सारे जगह पे देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय को भी हमने 5 भाग में बांटा था प्रादेशिक आधार पर। आपको पता होगा एक पंजाब हिमालय था। कौन सा था? पंजाब था, कुमायूं था। क्या था? कुमायूं था। ठीक है, पंजाब था, कुमायूं था, नेपाल था, और क्या था? असम था। क्या था? असम था। पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम था। अगर हम बात करें सबके डिस्टेंस के बारे में भी बताया था, और हमने आपको यह भी बताया था कि भारत के अंदर या फिर हिमालय को जो प्रादेशिक आधार पर विभाजित किया गया था वो सर सिडनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सर सिडनी के द्वारा किया गया था। और इसमें से जो सबसे लंबी श्रृंखला है वो नेपाल हिमालय की है, और ये कितना है? 800 किलोमीटर का है। और टोटल हिमालय का जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? 2400 किलोमीटर देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा 8586 मीटर। अरावली पर्वत श्रृंखला की विशेषता क्या है? जल्दी से आप बताइए, जल्दी से आप बताइए। सर पानी नहीं मिले। अरावली पर्वत श्रृंखला की विशेषता क्या है? जल्दी से आप बताइएगा। अरावली श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला की सबसे विशेषता क्या है? जल्दी से आप बताइए, जल्दी से आप बताइएगा, जल्दी से बताइए कि क्या यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है? बिल्कुल नहीं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आपको कौन देखने को मिलेगा? कंचनजंगा। यह दुनिया का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और ये बिल्कुल बात सही है कि भैया पूरे विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखलाओं में से अगर कोई है तो अरावली रेंज है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई, बिल्कुल नहीं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं फैली हुई है। पश्चिम से किधर से? पश्चिम से, गुजरात से निकलते हुए ये किधर की ओर जाती है? उत्तर की तरफ जलती है। ठीक है, वहीं बात करें पूर्व की ओर भी बोल सकते हैं। वहीं अगर बात करिए ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है तो नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला दुनिया का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है, और यह उत्तर पश्चिम
की दिशा में चलता है, किधर चलता है, उत्तर पश्चिम भारत में स्थित देखने को मिल जाता है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? क्या पद्मा के नाम से जाना जाएगा? ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है आपको। पद्मा के नाम से, मेघना के नाम से, यमुना के नाम से, जमुना के नाम से, जल्दी से बताइएगा। जमुना के नाम से, तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा आंसर कि क्या चीज को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। अब जब जमुना और गंगा, जब जमुना और गंगा दोनों मिल जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अभी अभी आपने देखा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है, खारे पानी की जो झील है वो कौन सा है? चिल्का झील है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो ये हो गया वुलर झील, कहां? जम्मू कश्मीर में है। आगे बात करते हैं, गंगा नदी को किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? गंगा नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो क्या उत्तर प्रदेश बिहार होगा, क्या बिहार झारखंड होगा, क्या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड होगा, या बिहार और पश्चिम बंगाल होगा? जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताया जाए तो कौन सा होगा? तो ये होगा उत्तर प्रदेश, और कौन सा, क्या होगा ये, कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? क्या कर्नाटक होगा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र? जल्दी से बताइएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका कहां? केरल में देखने को मिलेगा। तो ये चीजों को देखना है, और ये जैव विविधता का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? जैव विविधता क्षेत्र है। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे शुष्क स्थान क्या? जैसलमेर, बाड़मेर, ले, या फिर रानीखेत होगा? जल्दी से बताइए। भारत का सबसे शुष्क, भारत का सबसे शुष्क स्थान जो होगा वो कौन सा होगा? ले होगा, ले होगा। अगर हम बात करें, यहाँ की जो एयर होती है वो ड्राई एयर होती है। कैसी एयर होती है? ड्राई एयर होती है, जिसकी वजह से इसको हम लोग शुष्क स्थान कहते हैं। अगर बात करें, यहाँ पे वर्षा जो होती है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखने को मिलता है, जिसके वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क एयर कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। हिम तेंदुआ आपका कहां? लेह लद्दाख के अंदर देखने को मिलता है। बंगाल टाइगर सुंदरवन के अंदर, कहां? सुंदरवन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और वहीं व्हाइट एलिफेंट की बात करें तो वो थाईलैंड, व्हाइट एलिफेंट कौन सा? थाईलैंड की बात करता है। ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कहां है? असम में है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। ठीक है, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में शहरीकरण की दर सबसे अधिक किस राज्य में है? भारत में शहरीकरण की दर सबसे अधिक किस राज्य में देखने को मिलती है? तो भारत में सबसे अधिक शहरीकरण की जो दर है वो कहां देखने को मिलेगी? गोवा के अंदर देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलेगा? गोवा के अंदर देखने को मिलता है। गोवा भारत में सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, जहां लगभग 62% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये बहुत ही बड़ी परसेंटेज देखने को मिल जाती है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। तो आखिरी क्वेश्चन ये है हमारा कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक कपास उत्पादन वाला क्षेत्र है? तो कपास उत्पादन के लिए आपको हमने बताया था कि काली मिट्टी जिस क्षेत्र में पाई जाती है, काली मिट्टी जो है, काली या ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। तो ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी जो है वो कौन सा? कपास की खेती के लिए प्रमुख होता है। कपास की खेती के लिए क्या होता है? प्रमुख होता है। तो कपास की खेती आपको सबसे ज्यादा पठारी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, और वो भी कौन सा पठारी क्षेत्र? दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? गुजरात में जैसे देखने को मिल जाता है। कहां हो गया? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो ये रहा आपका 40 ऑब्जेक्टिव का क्लास।
उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनाए होंगे और बहुत लोगों का 40/40 आया होगा, और जिनको 40/40 आया उन लोगों को वेल डन मेरे तरफ से। और उम्मीद करते हैं कि क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लोग एक बार क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को पहले शेयर भी करें और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।